CMS था हमारे पास। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम काम कर रहे थे इधर इस फोल्डर के अंदर, जिसमें हमारे पास हमने अपने प्रोजेक्ट को नेम दिया था CMS। उसके अंदर हमारे पास एक फोल्डर था ऐप, बूटस्ट्रैप, कॉन्फिग, सो ऑन सो ऑन सो ऑन और बहुत सारी चीजें। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि जी हमने जहाँ काम करना है वो होगा हमारे पास फोल्डर ये ऐप का, और ऐप के अंदर हमारे पास जो मेन जहाँ पर हम काम कर रहे होंगे वो ये है HTTP। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक फाइल थी root.php की, जिसमें हम अपने रूट्स को डिफाइन कर रहे थे। हमने लास्ट टाइम एक रूट डिफाइन किया था यहाँ पर कुछ इस तरह से, और यहाँ पर हमारे पास ये कंट्रोलर था और कुछ और चीजें थी। ठीक है जी, इसको हम हटा देते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये रिसोर्सेज का फोल्डर था, जिसमें हमारे पास एसेट्स मौजूद हैं, लैंग्वेज मौजूद है और व्यूज हैं, जिसमें हमने कुछ एक व्यू बनाया था गालिबन ये, और एक हमने ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता और एक हमने ये व्यू बनाया था। ठीक है जी, अच्छा इसको हम कर देते हैं temporary लेते हैं। ठीक है जी, लास्ट क्लास में अच्छा आप सब लोगों ने उसको एक दफा एग्जीक्यूट करके देख लिया, कोई किसी किस्म की कोई परेशानी? अच्छा जी, आज हम मजीद आगे चलते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक बहुत अच्छा फीचर लारावेल का, जिससे हमें बेइंतहा आसानी हो जाती है। बकिया फ्रेमवर्क्स के अंदर भी ये चीजें हैं मौजूद, और लारावेल इसको और मजीद अच्छे तरीके से करता है, जो कि है इसका टेम्पलेट इंजन, जो कि है ब्लेड। जो टेम्पलेट इंजन ये यूज करता है वो यूज करता है ये ब्लेड। अच्छा, इस ब्लेड के फीचर्स क्या हैं, किस तरह से काम करते हैं, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, फिलहाल अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं, हम इसको प्रैक्टिकली अप्रोच के हिसाब से चलते हैं। हम करने जा रहे हैं कि हमारे पास एक टॉप नेविगेशन होगी, एक अब हम लेआउट बनाते हैं इस टेम्पलेट इंजन को यूज करते हुए। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लेआउट क्रिएट करेंगे। ठीक है, जिसमें एक टॉप होगा, एक लेफ्ट होगा, एक राइट होगा, एक बॉटम होगा और एक बीच में मिडिल स्क्रीन होगी। ठीक है, अब इसको हमने अचीव किस तरह से करना, मैं इस फाइल को सेव करता हूँ CMS के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज में, और यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ layout.blade.php। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं ये HTML बेसिक जो HTML है इसको ले आता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइटल के अंदर CMS-SS। ठीक है, और यहाँ बॉडी के अंदर मैं लिखता हूँ @साइन। अच्छा, अब हम इसको पोर्शंस में तोड़ रहे हैं। ये हमारा लेआउट है। अब लेआउट का एक हमारे पास होगा सेक्शन, हेडर सेक्शन। ठीक है, एक हमारे पास लेट्स सपोज हम कह लेते हैं, अभी हम हेडर की बात करते हैं, हमारे पास मेन कंटेंट की बात कर लेते हैं फिलहाल हम, और एक हम बात करते हैं हमारे पास होगा फुटर। ये तीन सेक्शंस की फिलहाल हम बात करते हैं कि जी एक मेरे पास हेडर सेक्शन है, एक मेन कंटेंट का एरिया, और एक थर्ड जो है वो फुटर है। ठीक है, अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर बॉडी के अंदर आके लेता हूँ हेडर, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ डेट से मेरी वेबसाइट का नाम CMS SSVT। इसके बाद मैं कहता हूँ यहाँ पर मेरा एक डिव होगी, जिसको मैं कहता हूँ कि जी ये मेरे पास मेन कंटेनर है, सॉरी, और यहाँ पे मेरे मेन कंटेंट आ जाएंगे।
यहाँ ये मेरा कंटेंट एरिया है जो डायनेमिक होगा हर स्क्रीन के हिसाब से, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या लिखना है, अभी मैंने उसको लिख देता हूँ। ये मेरा कंटेंट एरिया हो गया और यहाँ पर अगेन मेरे पास ये है फुटर। चलिए फुटर को भी हम डायनेमिक कर लेते हैं। फॉर सपोज मैं कहता हूँ कि ये div और क्लास, मैं कहता हूँ footer और div close, और ये मेरा होगा footer content area। अगेन मैं कहता हूँ इसको भी मैं ये डायनेमिक होगा जिसमें मुझे अपने विद रिस्पेक्ट टू स्क्रीन जो है वो मैं कोई जावास्क्रिप्ट या CSS लोड करवाऊंगा। हर स्क्रीन पे मुझे डिफरेंट जावास्क्रिप्ट चाहिए या एक जैसी जावास्क्रिप्ट चाहिए, जो भी चाहिए वो मैं फुटर के ऊपर दिखा देता हूँ। लेट्स अज्यूम, ठीक है। अच्छा अब डायनेमिक करने के लिए यहाँ पर लिखा जाएगा एक टेम्पलेट इंजन के लिए @ साइन, और यहाँ पर आप लिखेंगे YIELD yield, और सेक्शन नेम जो आप यहाँ पर गेट करेंगे, मैं कहता हूँ फुटर, ठीक है। फुल, और यहाँ पर मैं सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ @yield, और मैं कहता हूँ ये मेरे पास है मेन कंटेंट, ठीक हो गया। अच्छा अब ये मेरे पास एक टेम्पलेट सेट हो गया जिसमें मेरे पास हेडर है, ठीक है। उसके बाद इसके मेन कंटेनर क्लास है और उसके बाद ये फुटर का सेक्शन है। ये मैंने चीजें इसके अंदर डिफाइन कर दी। ऑल्दो इसके अंदर और बहुत सारी HTML हो सकती है, लेकिन फिलहाल सिर्फ फॉर डेमोन्स्ट्रेशन मैं इसको इस तरह से रखता हूँ, सिंपल। अच्छा ये चीजें जब आपने डिफाइन कर दी तो अब आपने इसको यूज करना है। अब मैं वापस आता हूँ लास्ट टाइम हमने बनाया था एक कंट्रोलर वेलकम के नाम का, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, जो कि हमने जनरेट किया था आर्टिसन से, कमांड लाइन से। मैं कमांड लाइन को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास कमांड लाइन थी, अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ PHP आर्टिसन। तो ये वो तमाम कमांड्स हैं जो मेरे पास आर्टिसन के अगेंस्ट में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। और हमने कुछ कमांड्स यहाँ से चलाई थी, जैसे हमने माइग्रेट चलाई थी और मेक कंट्रोलर, हमने ये वाली कमांड लास्ट टाइम चलाई थी मेक कंट्रोलर की, जो कि हमारे पास एक रिसोर्स कंट्रोलर क्लास जो है जनरेट कर देता है कुछ इस किस्म की। हमने इससे आर्टिसन से जनरेट की थी, ठीक है जी। अच्छा अब हम वापस आते हैं यहाँ पर, मैं इस करके हम एक और कंट्रोलर जनरेट करते हैं, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और मैं कहता हूँ कि जी मुझे प्लेन चाहिए, ओहो सॉरी नेम नहीं दिया, मेक कंट्रोलर, और मैं कहता हूँ फॉर सपोज पेज। अच्छा जी कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये मेरे पास कंट्रोलर बन गया पेज के नाम का, जिसके अंदर फिलहाल सॉरी कोई फंक्शन मौजूद नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिखता हूँ फंक्शन, अच्छा बाकी का ये कोड इसने खुद से जनरेट किया है तो इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फंक्शन कॉन्टेक्ट लेट्स सपोज, और यहाँ से मैं रिटर्न करवाता हूँ व्यू, मैं कहता हूँ पेज डॉट कॉन्टेक्ट। अच्छा लास्ट टाइम मैंने एक चीज बताना व्यू के हिसाब से भूल गया था, ये जो डॉट साइन है ये भी यूज होते हैं, और अगर मैं डॉट लिखूं या फिर मैं स्लैश लिखूं ये बात एक ही। इसका मतलब ये है कि व्यूज में एक पेज का फोल्डर होगा जिसके अंदर एक सॉरी पेज नाम का फोल्डर होगा जिसमें एक फाइल मौजूद है जिसका नाम है contact.blade.php, इसको लोड करना है। यानी कि ये फोल्डर के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप स्लैश यूज करना चाहें स्लैश यूज कर लें, लेकिन लारावेल ये कहता है कि जी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के ऊपर चल रहे हैं, तो रादर देन आप ये स्लैश यूज करें, आप ये डॉट साइन यूज करें फॉर सेपरेशन
इन फोल्डर, मतलब फोल्डर के अंदर फाइल को पिक करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैं रिटर्न करवा दूंगा यहाँ पर व्यू पेज डॉट कॉन्टेक्ट। पेज डॉट कॉन्टेक्ट का मतलब पेज के फोल्डर के अंदर एक व्यू मौजूद है जिसका नाम है कॉन्टेक्ट। क्लियर? तो अब हम एक नया व्यू बना लेते हैं और ये मेरा होगा कॉन्टेक्ट का पेज। तो इसको हम सेव करेंगे अब ऐप के अंदर, सॉरी सीएमएस के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा पेज, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कॉन्टेक्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। पहले लेट मी चेक कि ये चल भी रहा है या नहीं। अच्छा, अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे पेज और कॉन्टेक्ट, अब इसको मैं एक्सेस किस तरह से करूंगा? थ्रू, हमने एक सब डोमेन बनाया था cms डॉट डेव इंडेक्स, ये हमारा लास्ट कंट्रोलर था जो हम एग्जीक्यूट कर रहे थे मतलब पेज था। अब मुझे इस पेज को एग्जीक्यूट करना है, क्या लिखूं? क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? स्लैश कॉन्टेक्ट ऐसे लिखूं? हमारे पास एक और फाइल है जिसका नाम है रूट्स डॉट पीएचपी, जिसमें हम अपना रूट डिफाइन करते हैं कि अगर ये पेज हिट हो तो ये काम करना है, ये चीज आपको डिफाइन करनी है भाई साहब। तो अगेन रूट कॉलन कॉलन गेट, और मैं ये कहता हूँ इससे कि जब तुम्हारे पास कांटेक्ट हिट हो तो फिर क्या काम करना? पेज के अंदर जो कांटेक्ट का फंक्शन है इसको ट्रिगर कर देना। जी हर बार करना पड़ेगा, आपको हर रूट डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर एक आसानी भी है, वो मैं अभी आगे चलते हैं तो ये कुछ चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। हम कंट्रोलर को भी रजिस्टर कर देंगे तो हमें हर रूट के लिए काम नहीं करना, वो किस तरह से वो भी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे इंडेक्स पेज की जगह डायरेक्ट अपना वो रूट जो आपने डिफाइन किया। ठीक है जी, ये चल रहा है कॉन्टेक्ट में। अच्छा, अब हम यहाँ पर यूज करते हैं अपना टेम्पलेट। अच्छा, अब आपने टेम्पलेट को यूज करना है तो उसके लिए लिखा जाएगा ये अगेन @साइन। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे एक्सटेंड्स, एक्सटेंड के बाद आपने जिस फाइल को एक्सटेंड या लेआउट फाइल को एक्सटेंड करना है, जो आपने उसका नाम रखा था, हमने रखा था लेआउट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, आप लिखेंगे एक्सटेंड्स लेआउट, और उसके बाद अब आप डिफाइन करेंगे सेक्शन। सेक्शन, अच्छा अब हमारे पास इस लेआउट के ऊपर दो सेक्शंस हैं जिसमें जहां पर हमने यील्ड लिखा है, एक है कंटेंट और एक है फुटर। ठीक है, तो अब आपने यहाँ सेक्शन के अंदर डिफाइन करना है कि मैं किस सेक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पर मैं कंटेंट को डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, और आपने यहाँ पे लिखना है एंड सेक्शन। अब इस इन बिटवीन आप अपनी पूरी HTML दे दीजिए जो भी देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ H1, H2 कर लेते हैं इसको, और कहता हूँ contact me and section, और यहाँ पर अगेन हम देते हैं सेक्शन फॉर फुटर, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ राइट्स रिजर्व। तो लिखा है, सॉरी, ठीक हो गया। अब आप अगर इसका
व्यू सोर्स करें तो देखिए आपके पास ये टेम्पलेट लोड हो गया जिसमें टाइटल डिफाइन है, हेडर सेक्शन मौजूद है। कंटेनर के अंदर जहां पर आपने लिखा था यील्ड कंटेंट, वहां पर आपके कंटेंट एरिया आ गया। फुटर के अंदर जो आपने वहां डिफाइन किया वो आपका मेंशन एरिया इस तरह से आ गया। तो अब आप अपनी स्क्रीन्स बनाते जाएं, सिर्फ आपने वहां पर इस लेआउट को एक्सटेंड करना है, और जहां पर जो कंटेंट डिफाइन करने हैं वो कंटेंट आप अपने इस तरह से सेक्शन कंटेंट डिफाइन कर दीजिए। अगर आपने फुटर, अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल फुटर डिफाइन नहीं करता तो मेरे पास किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा, कोई मसला नहीं। आप यहाँ फुटर डिफाइन नहीं करना चाहते तो छोड़ दीजिए, आपके पास यहाँ पर फुटर डिफाइन नहीं होगा, डिफ मौजूद रहेगी जो कि आपने लेआउट में डिफाइन की थी, लेकिन उसके कंटेंट क्योंकि आपने यहाँ दिए नहीं तो वो कंटेंट सेक्शन यहाँ आएगा नहीं। ठीक है, इससे आपको बहुत सारी आसानी हो जाएगी कि आपने एक दफा अपना लेआउट सेट कर दिया, अब सिर्फ जहां पर मेन स्क्रीन या मेन आपकी कंटेंट का एरिया वो आप चेंज करते जाए, लेआउट आपका सेम रहेगा। और जहां पे भी आपने सिर्फ ये कंटेंट, जो भी स्क्रीन पब्लिश करनी है आप अपने कंट्रोलर के अंदर पेज का नाम यहाँ डिफाइन कर दें, रूट में डिफाइन कर दें, यानी कि पूरा फ्लो अगर हम देखें तो आपने रूट डिफाइन किया, उसके बाद कंट्रोलर के अंदर जो फंक्शन बनाया उसके अंदर आपने जो भी काम मैनिपुलेशन करने के बाद व्यू डिफाइन किया, रिटर्न व्यू किया, उस व्यू के अंदर आपने इस टेम्पलेट को लोड कर लिया बाय यूजिंग एक्सटेंड लेआउट। और आपको पता है कि जी उसके अंदर मुझे कंटेंट डिफाइन करने तो @सेक्शन कंटेंट, और कंटेंट में जो भी आप HTML देंगे वो वहां जाके एज इट इज पेस्ट हो जाएगी। तो आपका लेआउट फाइल एक रहेगी और उसके अंदर आप कंटेंट सेक्शन अपने हिसाब से हर स्क्रीन के हिसाब से जो भी डालेंगे वो वहां पब्लिश होते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, कंपैरेटिवली अगर कोऑर्डिनेटर की बात की जाए तो कोऑर्डिनेटर में ऐसा कोई फीचर था नहीं, आपको हर जगह पे जो है वो अपना हेडर और फुटर, हेडर और फुटर, और बीच में अपनी स्क्रीन लगानी पड़ती थी। ठीक है, इसी तरह केक PHP में भी आपको हेडर फुटर कॉल करना पड़ता है, यहाँ पर आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? कोई सवाल इसके अंदर? क्या चीज? ये ईल्ड बेसिकली काम ये कर रहा है, पहली चीज तो ये कि ये इसके सिंटैक्स और जो ब्लेड टेम्पलेट है उसका पार्ट है। ये कह रहा है कि यहाँ पर मैं एक कंटेंट मुझे बाहर से मिलेंगे, ईल्ड करूंगा मैं उसको कंटेंट के सेक्शन को, और ये जहां हम डिफाइन करेंगे ये अपने इस टेम्पलेट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू ये सेक्शन, जो सेक्शन के कंटेंट के अंदर हमने डिफाइन किया वो चीज वहां जाके एज इट इज प्लेस्ड हो जाएगी, वो ईल्ड कर लेगा उसको। ठीक है सर? कोई मजीद सवाल? क्लियर है? कंपैरेटिवली आसान है, कोई परेशानी इसके अंदर? अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने हाँ, अच्छा ये जो ब्लेड टेम्पलेट इंजन है इसके अंदर एक काम हम चले एक और करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फंक्शन अबाउट, एक और हम फंक्शन बनाते हैं, छोटा सा काम और करते हैं फिर आगे चलते हैं। पेज डॉट अबाउट, और मैं यहाँ पर एक एरे बना लेता हूँ, फॉर सपोज स्टूडेंट्स, मेरे पास एक स्टूडेंट है महमूद, एक है हमारे पास रियाज, एक है हमारे पास आरिफ साहब है, इकबाल साहब है, और कौन? बशीर साहब। चलिए हम 5 ले लेते हैं। अच्छा, और इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ।
ठीक है जी। वैल्यू पास करने का मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था एक से ज्यादा तरीके, तो मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट यूज कर लेता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक एरे मैंने बनाया। अब इसके लिए मुझे एक रूट भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं एक रूट डिफाइन कर लेता हूँ। जब हमारे पास अबाउट हिट हो तो पेज के अंदर अबाउट के फंक्शन को कॉल कर लेना। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद अब मुझे क्या चाहिए, एक मुझे स्क्रीन भी चाहिए, तो मैं ये पेज बना देता हूँ अबाउट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे एक वेरिएबल भी रिसीव हो रहा है। अब मैं फिलहाल इसको चलाऊं तो ये चल जाएगा, लेकिन इस पे जो हमने वेरिएबल पास किया है, जो एरे पास किया है बेसिकली, ये हमारा पेज चल गया। इसने लेआउट उठा लिया, कंटेंट की जगह इसको पुश कर दिया, और जो हमने यहाँ पे लिखा, अब मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल रिसीव हो रहा है जिसका नाम है स्टूडेंट्स। ठीक है, और वो इन द फॉर्म ऑफ एरे है। अब ये जो ब्लेड टेम्पलेट इंजन है, इसके ऊपर मैं लूप चला सकता हूँ, यकीनन चला सकता हूँ। और किस तरह से चलेगा, इसका पैटर्न थोड़ा सा एग्जिस्टिंग से डिफरेंट है। वो किस तरह से चलेगा, हम यहाँ लिखेंगे @for each। इस तरह पहले लिखते थे, अगर मुझे सिंपल उस तरीके को, जो प्रीवियस तरीका है उसको फॉलो करना है, तो उसका तरीकाकार ये है कि मैं PHP टैग ओपन करूं, PHP टैग क्लोज करूं, यहाँ पे फॉर ईच लिखूं, और यहाँ पे स्टूडेंट सॉरी एज स्टूडेंट, और यहाँ पे इको करूं, और सोहन 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 सबके नाम आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको भी चला के देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लेता हूँ एक यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसको मैं एलआई के अंदर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक तरीका कार तो ये कि मैं ट्रेडिशनल जो टिपिकल पुराना तरीका है इसको यूज कर लूँ, इस तरह से भी काम हो जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर जो एक परेशानी है कि जो मैं ये टेम्पलेट सॉरी PHP का टैग ओपन करूं, उसके बाद फिर ये कोड लिखूं, जहां मुझे HTML लिखनी है वहां पर मैं फिर PHP का टैग या तो क्लोज करूं, या फिर इको के अंदर जिस तरह मैंने ये स्टेटमेंट दिया इस तरह से काम करूं। इससे बेहतर ये है कि ये जो हम टेम्पलेट इंजन यूज कर रहे हैं, ये हमें फैसिलिटेट करता है कि जी आप जिस तरह से काम कर रहे हैं उसी तरह से काम करते रहिए, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। सॉरी, जज्बाती हो गए थोड़े से। आउटपुट, ठीक है जी। तो ये निस्बतन पहले वाले से और आसान है कि आप फॉर ईच लिखें, और या उसी तरह से, या यहाँ पर अगर आप कंडीशन लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको ब्लैंक कर देता हूँ, मैं यहाँ स्टूडेंट्स को जो की है इसको पास नहीं करता, इसको ब्लैंक कर देता हूँ। अब ये जब एग्जीक्यूट होगा आपके पास अगेन ब्लैंक है। फिलहाल मैंने, क्योंकि मेरे पास इन्वायरमेंट जो है, मेरे पास नहीं, ये नहीं, पब्लिक,
कॉन्फ़िगरेशन ऐप डीबगिंग जो है वो मेरे पास फिलहाल ऑफ है। ऐप डीबग, अच्छा ये ऐप डीबग का जो वेरिएबल है ये इन्वायरमेंट में डिफाइन है, इस वजह से यहाँ पर मेरे पास अभी फिलहाल कोई एरर नहीं आ रहा। अब बहरहाल हम वापस आते हैं इधर और वापस आते हैं अपने इस पेज के ऊपर। अब मैं यहाँ पर मजीद कंडीशन भी लगा सकता हूँ कि अगर ये मौजूद हो तो एग्जीक्यूट करे, अदरवाइज ना करे। जिस तरह नॉर्मली हम इफ का चेक लगाते हैं, तो लेकिन तरीकाकार यहाँ पर ये होगा कि जी आप इसको इफ को इस तरह से यूज करेंगे एट द रेट साइन के साथ कि जी इफ काउंट ऑफ स्टूडेंट्स इज ग्रेटर देन 0 तो आप ये काम करें। अच्छा इसमें अदरवाइज यहाँ पर हम कहते हैं ठीक है जी, ये आपके पास इस तरह से भी चल जाएगा। ठीक है जी, तो आपके पास ये इफ का चेक भी इसी तरह से लगेगा, फॉर ईच का लूप भी लग जाएगा, फॉर लूप भी लग जाएगा और व्हाइल लूप भी लग जाएगा सेम उस पैटर्न पे। सिर्फ आपको आसानी यहाँ पर ये हो जाएगी कि जब आप ये ब्लेड टेम्पलेट इंजन यूज करेंगे तो आपको वो पीएचपी का टैग ओपन नहीं करना, क्लोज नहीं करना, सिंपली आपने उसी सेम सिंटेक्स को फॉलो करना है। अच्छा ब्लेड के अंदर जो सिंटेक्स सपोर्ट है वो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कोई फंक्शन भी कॉल कर लेंगे, फंक्शन कॉल नहीं होगा, ये सिर्फ इफ और लूप्स और वेरिएबल्स की हद तक है। ये जो ब्लेड टेम्पलेट है ये सिर्फ आपके इफ का चेक परफॉर्म कर सकता है, आपके पास फॉर को लूप चला सकता है, फॉर ईच चला सकता है या व्हाइल चला सकता है, यानी कि लूप रिलेटेड काम या कंडीशन रिलेटेड काम आपके पास कर सकता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर किसी फंक्शन को भी कॉल कर देंगे। और जावास्क्रिप्ट तो ऑब्वियसली पार्ट ऑफ एचटीएमएल सीएसएस वो सब चीजें अपनी जगह आएंगी, लेकिन जो पीएचपी से रिलेटेड जो आप काम टेम्पलेट के अंदर करते थे, या तो हमने सिर्फ वैल्यूज दिखानी है या कोई कंडीशन लगानी है कि भाई अगर ये हो तो मैं ये बटन दिखाऊंगा अदरवाइज नहीं दिखाऊंगा, तो वो वाली कंडीशन भी आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी कंपैरेटिवली मजीद आपको आसानी हो जाएगी कि पीएचपी टैग ओपन नहीं करना, क्लोज नहीं करना, वो सारे काम जो वहां करने पड़ते हैं आप इस तरह से करें। और दूसरी चीज ये कि ये लेआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको और आसानी है कि जी ये लेआउट जो आप एक्सटेंड कर लेंगे तो वो लेआउट आपके पास पेरेंट आ जाएगा, उसके अंदर जहां पर आपने अपना पोर्शन लगाना है एट द रेट सेक्शन, उसके बाद सेक्शन का नाम और वहां पर आप अपनी एचटीएमएल प्लेस कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से उस जगह पे प्लेस हो जाएगी। जो मेन लेआउट है आपका जिसका नाम है लेआउट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ये यहाँ पर इस जगह पे फिट हो जाएगी आगे। क्लियर? कोई परेशानी, कोई सवाल? क्लियर? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए ताकि हम फिर आगे बढ़े। कुछ सवाल? वो भी अभी हम कर रहे हैं उसी की तरफ जा रहे हैं। वो हम डेटाबेस के साथ करते हैं, डेटाबेस में से रिकॉर्ड निकालेंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे उसकी डिटेल पेज पे जाएंगे, तो वहां पर हम वो आप जो कह रहे हैं जिस तरह हम यूआरएल फॉर सिम्फनी में करते हैं, यहाँ पर इस तरीके इसका जो रिप्लेसमेंट है वो देख लेते हैं। तो यूआरएल फॉर ही करते हैं सिम्फनी में, अंडरस्कोर फॉर वो फंक्शन है यहाँ पे आ रहे हैं उसमें। ठीक है जी, इसमें कोई परेशानी नहीं है तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये है कि अब हमने कंट्रोलर देख लिया, कंट्रोलर से व्यू पे किस तरह वैल्यूज आएंगी, ब्लेड इसका जो टेम्पलेट इंजन है, बस इसके अंदर यही चीजें, लेकिन ये अगर आप इनको यूज करें तो ये कंपैरेटिवली आपके जो एग्जिस्टिंग जो हम तरीकाकार यूज करते थे एचटीएमएल के लिए निस्बतन उसके बहुत आसान है और आपका काम भी सिंप्लीफाई कर रहा है अगर आपको ये चीजें ये टेक्निक समझ में आ जाए। और कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ये मुश्किल था या पहले वाला मुश्किल है?
मेरा ख्याल है वो पहले वाला ज्यादा मुश्किल है, ये आसान है। हाँ, HTML के इश्यूज आते हैं, पता नहीं कहाँ पे बन, क्या मसला है क्या नहीं है। ये कंपैरेटिवली उससे मुझे तो आसान लग रहा है, आपकी अपनी अप्रोच है। तो हमारा व्यू और ये जो टेम्पलेट इंजन है, ब्लेड का जो सेक्शन है, ये इतना ही है, इसके अंदर और कोई मजीद अलग से कुछ नहीं है। अब ये यही चीजें हैं जिसको हम रिपीट कर रहे होंगे। ठीक है, अब आपके पास जैसा मर्जी टेम्पलेट हो, जैसी मर्जी HTML हो, आप अपने सेक्शंस डिफाइन कर दें एक मेन लेआउट के अंदर, उसमें बता दें कि भाई यहाँ पर आके मेरे कंटेंट प्लेस होंगे। जो भी व्यू बना है उसके अंदर आपने सिर्फ एक्सटेंड करवाना है लेआउट को, और बीच में अपने कंटेंट की सेक्शन दे दीजिए, वो वहां आके प्लेस हो जाएगा। दैट्स इट। सिंपली आप आगे पेजेस बनाते जाएं धड़ाधड़, जितने मर्जी बनाने। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं डेटाबेस की। अभी तक हमने डेटाबेस या मॉडल की बात नहीं की। ये हो गया आपका कंट्रोलर और व्यू कंप्लीट। अब डेटाबेस पे जाने से पहले या मॉडल पे जाने से पहले हम देखते हैं इसके अंदर हमारे पास एक ORM यूज होता है, इसका नाम है ये, सब नीचे आ गया इसका, एलोक्वेंट ORM यूज करता है लारावेल, जो कि बहुत 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 आसानियां आपको डेटाबेस के एंड के ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं, कि आपको मेरा ख्याल है DB से रिलेटेड कोई काम करना ही नहीं पड़ता। ठीक है, जो अब किस तरह से, ये एलोक्वेंट ORM है जो इसका ORM है जो ये यूज करता है लारावेल। अच्छा, इसकी जगह आप डॉक्ट्रिन भी यूज कर सकते हैं। आप इसके अलावा कोई और थर्ड पार्टी ORM भी यूज कर सकते हैं, उसके लिए भी ये फीचर्स आपको देता है कि अगर आप कोई थर्ड पार्टी डॉक्ट्रिन यूज सॉरी ORM यूज करना चाहें, एलोक्वेंट है या डॉक्ट्रिन है या कोई और सिम्फनी जो यूज करता है, या किसी और फ्रेमवर्क आप बोलेंगे यार मुझे वो ORM अच्छा लगता है, जी का ORM है अपना एक, अब तो वो आप लाइब्रेरीज के अंदर लोड कर दीजिए, उसके साथ किस तरह से आपने उसको कॉन्फ़िगर करना है, और आप उसी पैटर्न पे आ जाएंगे जो आप उस एग्जिस्टिंग, तो वो सारे फीचर्स आपको लारावेल देता है। ठीक है, डेटाबेस की जितनी सपोर्ट है वो भी हमने लास्ट टाइम शायद बात की थी। अगर हम आप देखें CMS एप्स के अंदर, सॉरी, फोल्डर के अंदर config का फोल्डर है जिसमें हमारे पास database.php की फाइल मौजूद है, और ये आप देखें सिंपल एक एरे रिटर्न कर रहा है और विद डॉक्यूमेंटेशन। बाय डिफॉल्ट जो ये डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है, ये 4 डेटाबेसेस को लारावेल इटसेल्फ बाय डिफॉल्ट सपोर्ट कर रहा है। इसमें आपके पास SQLite है, MySQL है, आपके पास Postgre है, और SQL सर्वर है, MS SQL सर्वर। ये 4 ड्राइवर्स ऑलरेडी इसके पास मौजूद है, मतलब इन 4 की सपोर्ट ऑलरेडी मौजूद है। चौथा, पांचवा, छठा भी अगर आपको ऐड करना चाहें तो वो इजीली वो भी ऐड हो जाएगा। लाइक अगर आप मोंगो के साथ जाना चाहें, या फॉक्स के साथ जाना चाहें, या DB2, तो उसकी लाइब्रेरीज भी मौजूद है। जेसिंजर नाम की एक लाइब्रेरी है जो मोंगो को सपोर्ट करती है। इसी तरह आपको DB2 की लाइब्रेरी भी मिल जाएगी नेट के ऊपर, और तमाम चीजें। ऑल्दो वो थर्ड पार्टी है, गेट के ऊपर उसका कोड मौजूद है, लेकिन चीजें मौजूद हैं और लोग उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने यहाँ पर डेटाबेस अपना डिफाइन किया था, जिसमें हमने अपने क्रेडेंशियल डिफाइन कर दिए थे MySQL के अंदर। और अब हमें करना ये है कि हम नेक्स्ट काम करते हैं, अपना एक मॉडल क्रिएट करते हैं सिंपल। हमारे पास टेबल कौन कौन से हैं? हमारे पास है पोस्ट का एक टेबल। अच्छा जी, हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं यहाँ से। अगेन PHP आर्टिसन मेक मॉडल। मॉडल का नाम हम कहते हैं पोस्ट। दैट्स इट, मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक हो गया जी। अब हम यहाँ पर आते हैं, ये मॉडल इसने कहाँ क्रिएट किया।
ऐप के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें, आपके पास कंसोल है, इवेंट्स है, एक्सेप्शन, एचटीटीपी, जॉब्स, लिसनर, प्रोवाइडर, और यहाँ पर ये रूट के ऊपर ये दो फाइल्स मौजूद हैं। पहले एक थी, लेकिन अभी हमने जब कमांड एग्जीक्यूट कर दी तो इसने एक और ये फाइल क्रिएट की। ये बेसिकली इस ऐप के रूट फोल्डर पे रखता है आपका मॉडल, ठीक है। और इसने यहाँ पर बनाया नेम स्पेस ऐप, एलिमिनेट डेटाबेस एलिक्वेंट मॉडल, और यहाँ से इसने बनाई क्लास, क्लास पोस्ट एक्सटेंड मॉडल, ठीक है। ये क्लास हम एज इट इज रहने देते, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ हमने मॉडल क्रिएट किया इस तरह से, और उसके बाद हम कोई काम मजीद इसमें नहीं करते। अब मैं एक नया कंट्रोलर बनाता हूँ यहाँ पर, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और उसके बाद कहता हूँ मैं पोस्ट कंट्रोलर माइनस माइनस प्लेन, ठीक हो गया। वापस हम आते हैं HTTP के अंदर, कंट्रोलर के अंदर, और ये बन गया मेरे पास पोस्ट कंट्रोलर एक्सटेंड्स कंट्रोलर। इसके अंदर मैं एक फंक्शन लिख देता हूँ, सिंपल फंक्शन इंडेक्स, और यहाँ पर मैं कहता हूँ, तब मैं यहाँ पर यूज करूंगा अपने इस मॉडल को, ठीक है। अच्छा, इस मॉडल को यूज करने से पहले मुझे ये जो मेरा कंट्रोलर बना, जरा इस बात को समझ लीजिए, लारावेल के अंदर ये अक्सर लोग गलती करते हैं। अब मेरे पास ये कंट्रोलर बन गया जिसके अंदर ये कोड ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। अब ये मेरा पोस्ट का कंट्रोलर है जिसमें मैं पोस्ट मॉडल को यूज करूंगा। तो ऐसा नहीं होगा कि बाय डिफॉल्ट अगर मैंने नाम सेम रखे हैं, अच्छा मैंने यहाँ पर इसका नाम पोस्ट रखा है या पोस्ट कर, अगर फॉर सपोज मैं इसका नाम सेम भी रख दूं, तो हमारे पास हमने बनाया था मॉडल किस नाम से, पोस्ट के नाम का। मैं एक और मॉडल क्रिएट करता हूँ, कंट्रोलर सॉरी, इसका नाम मैं रखता हूँ पोस्ट, सेम जो मॉडल का नाम है वही कंट्रोलर का नाम मैं रख देता हूँ, और ये भी यहाँ पर बन गया, ठीक है जी। अच्छा, अब ऐसा नहीं हुआ कि अगर कंट्रोलर का नाम सेम है और मॉडल का नाम भी सेम है तो मॉडल को बाय डिफॉल्ट पिक कर लेगा, ऐसा नहीं होता। अमूमन एक लोग कॉमन अजम्पशन, प्री अजम्पशन करके बैठते हैं कि जी अगर मॉडल नेम और कंट्रोलर नेम सेम है तो मॉडल को खुद ही गेट कर लेगा, ऐसा कोई मैजिक नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, और नॉर्मली कंट्रोलर को और मॉडल को दो डिफरेंट अलग अलग नामों से ही रखना चाहिए। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर पोस्ट नाम का मॉडल है, तो आप कंट्रोलर के साथ कंट्रोलर लिख दीजिए कि ये कंट्रोलर है, लिखने में कोई हर्ज नहीं, ठीक है। तो जब आप काम करेंगे आपको खुद आसानी होगी कि यार ये पोस्ट मॉडल है, उसके साथ भी आप मॉडल लिख दीजिए। मैंने नहीं लिखा, आप जब मॉडल क्रिएट करें तो पोस्ट मॉडल, आप नाम उसका मॉडल ही दें, कंट्रोलर तो कंट्रोलर। और नॉर्मली इसकी जो स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिस है, आप जो एप्लीकेशंस देखेंगे, जो कॉमन एक प्रैक्टिस, लारावेल इटसेल्फ भी ये कहता है कि जब आप कंट्रोलर क्रिएट करें तो उसके साथ कंट्रोलर मेंशन करें, मॉडल क्रिएट करें तो मेंशन करें। व्यू के साथ डिफाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके साथ ऑलरेडी डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी लगा हुआ है, इट मीन्स कि वो है ही व्यू फाइल। क्यों? क्योंकि उसका एक्सटेंशन डॉट ब्लेड है, ठीक है। डॉट ब्लेड जो है वो कंट्रोलर के साथ नहीं आएगा, मॉडल के साथ नहीं आएगा, ठीक है। ये बात क्लियर। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर पोस्ट कंट्रोलर यूज करेंगे तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा यूज। अब हमें मॉडल चाहिए पोस्ट, जो कि कहाँ एग्जिस्ट करता है, इस ऐप के अंदर यहाँ पर मौजूद है पोस्ट। तो ये मेरे पास आ गया ऐप, और उसके बाद मैं कहता हूँ पोस्ट, दैट्स इट। पहला काम आपको मॉडल को यूज करते हुए ये करना है, ठीक हो गया जी। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पोस्ट का, इस इंडेक्स के अंदर, और मैं यहाँ लिखता हूँ
ऐप डबल कॉलन पोर्ट्स। मैं इसका सिंटेक्स चेक कर लूँ, मुझे कुछ गड़बड़ लगी करने की। जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे नया, फिलहाल हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, CRUD देख लेते हैं किस तरह से होगा, इंसर्ट अपडेट डिलीट। ठीक है, जब हमें कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे लाइक दिस। इस मॉडल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है पोस्ट के अंदर हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स हैं, लाइक टाइटल है। मैं दूंगा यहाँ पर टाइटल इक्वल्स माय फर्स्ट, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पोस्ट। इसके बाद मेरे पास है $पोस्ट डिस्क्रिप्शन वाले में, डिस्क्रिप्शन है पोस्ट डिस्क्रिप्शन। थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इमेज है। etc एक्सेट्रा। तो फाइनली जितने भी आपने इसके अंदर कॉलम्स को डिफाइन करना है, इस तरह से आप वन बाय वन इन कॉलम्स को डिफाइन करते हैं। हम ये कर रहे हैं इंसर्ट, इन केस ऑफ इंसर्ट। और फाइनली आप इस पोस्ट को जो है इसके बाद कीजिए सेव, आपके पास रिकॉर्ड जो है वो सेव हो जाएगा। सिंपल। अच्छा, इसके अंदर अभी एक आपके पास परेशानी आएगी। एक परेशानी क्या आएगी कि हमने पोस्ट का मॉडल तो क्रिएट किया, लेकिन क्या इसको किस तरह से मालूम कि जो पोस्ट मॉडल है ना, इसने जब हमने क्रिएट किया तो इसने ये नहीं पूछा कि इसको किस टेबल से एसोसिएट करना है, इसका पोस्ट का टेबल कौन सा है, ना हमने फिलहाल यहाँ डिफाइन किया। तो कोई ऑटो का ट्रिगर होगा या किस तरह से इसको पता चलेगा। और हमने पोस्ट के अंदर सिर्फ इसको यूज किया है। अच्छा, इसको चला के देखते हैं फिर हम आगे चलते हैं। इवेंचुअली ये एरर देता भी है या नहीं, और अगर ये इसको खुद से उठाता है तो किस तरह उठाएगा, नहीं उठाता तो क्या करना है, दोनों सवाल। अच्छा, आपके ख्याल में चल जाएगा नहीं चलेगा? अच्छा, इस सेंटेक्स में तो कोई एरर नहीं है। अब मजीद
लेकिन क्या ये पोस्ट के अंदर रिकॉर्ड को सेव करेगा या नहीं करेगा? अच्छा, मॉडल इसने पिक कर लिया, मॉडल पिक करने में इसको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आई। उसके बाद इस सिंटेक्स में भी कोई एरर नहीं है। हाँ, रूट डिफाइन हमने नहीं किया, रूट हम डिफाइन कर देते हैं। रूट डिफाइन करते हैं हम यहाँ पर रूट कॉलम कॉलम गेट अगेन, और इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ सेव, सॉरी फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे मैं देता हूँ, क्या नाम था हमारे कंट्रोलर का? पोस्ट कंट्रोलर @index। ठीक है जी। यहाँ आते हैं इधर इधर। अच्छा, मैं साथ में इसका डिबगर भी ऑन कर दूँ। डिबगिंग के लिए हमें जाना पड़ेगा इसके, यहाँ पर हमें देना है सेव। अच्छा जी, इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। अच्छा, अब सवाल ये है कि रिकॉर्ड सेव होगा या नहीं होगा? अच्छा हुआ, अच्छा चले हम देख लेते हैं यदि हुआ या नहीं हुआ। रिकॉर्ड आपके पास सेव हो गया। अब सवाल ये है कि इसको पता कैसे चला कि टेबल नेम ये था? हैं जी, मॉडल के नेम से। अच्छा, हमने मॉडल नेम सेम ही रख दिया था। किधर गया ये रहा, हाँ मॉडल नेम हमने सेम रख दिया। इसने बेसिकली इस नाम का टेबल फाइंड किया, अगर मौजूद है तो उसने उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया, और उसके अंदर कॉलम्स हमने डिफाइन किए वो तो ऑलरेडी वहां थे, तो उस हिसाब से इसने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया। जो टेबल नेम इसने पिक किया वो इस मॉडल के नाम से लिया। अच्छा, फॉर सपोज मैं चेंज करता हूँ सिनेरियो थोड़ा सा, PHP मॉडल आर्टिसन, सॉरी PHP आर्टिसन मेक मॉडल, मॉडल का नाम मैं देता हूँ पोस्ट मॉडल। ठीक है जी। अब टेबल नेम चेंज है, अब मैं इसको यूज करता हूँ, मॉडल यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया होगा यकीनन। वापस हम आते हैं। अच्छा, ये जो मैं जंप कर रहा हूँ आगे पीछे, ये सब क्लियर हो रहा है? वो परेशानी तो नहीं? अच्छा जी, ये पोस्ट मॉडल इसने क्रिएट कर दिया। अब क्लास मॉडल नेम जो है, इस नाम का कोई टेबल मौजूद नहीं है। अब मैं अगर इस मॉडल को यूज करता हूँ, रिकॉर्ड सेव होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हो जाएगा। अच्छा चलें, एक काम करते हैं दोबारा से। मैं आता हूँ अपने इस पोस्ट के कंट्रोलर के ऊपर। मेरा पोस्ट कंट्रोलर किधर है भाई? ये रहा। मैं यहाँ पे पोस्ट मॉडल यूज करता हूँ। ठीक है सर, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पोस्ट मॉडल का। रिकॉर्ड सेव होगा नहीं होगा? अच्छा, अभी आपने कहा था कि जी उसने मॉडल क्लास नेम से टेबल नेम पिक कर लिया, यही कहा था ना आपने? ये मैंने कहा था। नहीं, माइग्रेशन अब खत्म, माइग्रेशन एक दफा हो गई, वो दुनिया अलग थी, ये अलग दुनिया। ये अब आप मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इसको चलाता हूँ, एक जल्दी से आंसर दे दें, ये चल जाएगा या नहीं चलेगा? कितने लोगों के ख्याल में चल जाएगा? अच्छा, आप लोगों का ख्याल गलत है, ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि भाई अभी हमने कहा कि जब हमारे पास इसका टेबल, सॉरी मॉडल का नाम जो है, इसी नाम का टेबल मौजूद है, तो चल गया, ठीक है। और हमने इसके अंदर कोई मजीद कोई क्वेरी नहीं लिखी कि जी सेव किस तरह से करना है, या तुम्हें जो है वो अपडेट कैसे करना है। अभी हम वो अपडेट भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे, व्यू भी करेंगे, वेयर का क्लॉज भी लगाएंगे, तमाम चीजें लगाएंगे, रिलेशन भी यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने डिफाइन नहीं किया कि जी टेबल नेम क्या है तुम्हारे पास। ठीक है। टेबल नेम इसने क्लास के मॉडल जो यहाँ पर डिफाइन था उस हिसाब से इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब अगर मेरे पास
इस तरह का सिनेरियो आता है जहां पर मेरे पास मॉडल नेम, मैंने इस तरह का मॉडल नेम रखा है, जबकि मुझे यूज करवाना है इसको टेबल पोस्ट। तो उसका तरीकाकार ये होगा, अभी ये नहीं चलेगा, अगर आप चलाने की कोशिश करें तो आपके पास यकीनन एक गलत एरर आएगा। ठीक है जी, ये कहता है कि जी समथिंग वेंट रॉन्ग, और रीजन ये बताता है कि जी ये जो मैं सेव करने जा रहा हूँ पोस्ट मॉडल के अंदर, ये इंसर्ट इनटू दिस, मेरे पास ये टेबल मौजूद नहीं है। ठीक है, अब आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने मॉडल का नाम यही रखना है, तो इसका तरीकाकार ये है, आप यहाँ पे लिखिए प्रोटेक्टेड डॉलर टेबल, और यहाँ पर आप अपना टेबल नेम डिफाइन कर दीजिए, that's it। अब ये चल रहा है। ठीक है, दोबारा से चलाते हैं, आई होप कि ये चल रहा है। चल गया इसको, यहाँ रिफ्रेश नहीं, किधर है? अच्छा ये आपके पास नेक्स्ट पोस्ट आ गई। क्लियर? कोई परेशानी यहाँ तक? तो अगर आपके पास मॉडल का नाम, इन शॉर्ट ये कि अगर आपके पास मॉडल नेम सेम है, वही सेम नेम टेबल का नाम भी है, तो आपको ये एट्रीब्यूट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जो कि हमने यहाँ पे प्रोडक्टेड टेबल यहाँ पर डिफाइन किया। अगर है, सॉरी, अगर डिफरेंट है तो आप सिर्फ ये एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर दें, यहाँ पे एक इंस्टेंस वेरिएबल इसी मॉडल के अंदर, कि जी मेरे टेबल का नाम जो है वो ये है, ऑल्दो मेरे मॉडल का नाम अलग है, लेकिन टेबल नेम जो है वो यहाँ आप डिफाइन कर दीजिए। अच्छा, लारावेल के अंदर एक अच्छी चीज ये है कि जिस तरह हमने यहाँ पर, ये हम कंट्रोलर के ऊपर मौजूद थे और हमने यहाँ पर इंसर्ट करवाया। अब एग्जिस्टिंग जितने भी फ्रेमवर्क थे उसके अंदर हम कोई फंक्शन लिखते थे, वहां पर हम उसका ORM यूज करते थे, या एक्टिव रिकॉर्ड क्लास यूज करते थे, या क्यूरी लिखनी पड़ती थी कि जी इंसर्ट जो भी हमने पैरामीटर्स रिसीव किए उसमें मेरे रिकॉर्ड्स ये आएगा, और उसके बाद उसको सेव कर दो। आपने यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ इस मॉडल को यूज करना है, पैरामीटर्स डिफाइन करने, और फाइनली आपने उसको सेव कर देना है। अच्छा, सेव करते हुए एक और चीज भी है हमारे पास मॉडल के अंदर, चलिए हम इसको आगे, मैं अपने रूल्स डिफाइन कर सकता हूँ कि जब भी मेरे पास कोई रिकॉर्ड सेव हो तो उसके कुछ सर्टेन रूल्स हो, यानी कि जो वैलिडेशन के रूल्स हैं, कि फॉर्म से कोई वैल्यू आएगी उसके बाद मैंने उसको, तो वो चीज भी आप यहाँ पर प्रोटेक्टेड रूल्स, और यहाँ पर आप एरे के अंदर, चले हम एरे शॉर्ट फॉर्म ही लेते हैं, एरे के अंदर अपने रूल्स भी डिफाइन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू फील्ड। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर है टाइटल, तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ कि ये टाइटल जो है वो मेरे पास यूनिक हो, फॉर सपोज, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे। इसके अलावा मेरे पास इसकी मैक्स लेंथ जो है वो 255 हो, इससे बड़ा ना हो। तो ये तमाम वैलिडेशन आपके इस टाइटल के ऊपर लग जाएंगे, आपको मजीद वैलिडेशन के लिए भी कोई काम नहीं करना। जब आप रिकॉर्ड को सेव करने जाएंगे, वो यहाँ से इसका रूल उठाएगा कि अगर ये तमाम रूल उसके ऊपर अप्लाई होते हैं तो वो उसको सेव कर देगा, अगर अप्लाई नहीं होते तो वो बोलेगा भाई ये रूल आपके वायलेट होते हैं, मेरे पास जो रूल्स डिफाइन है आप इसको सेव नहीं कर सकते, यानी कि एक एरर जनरेट करेगा। उस एरर को आप अपने दोबारा व्यू के ऊपर पब्लिश करवा सकते हैं। किस तरह से, वो भी अभी हम देख लेंगे। मतलब इस तरह से आपने सिर्फ मॉडल के अंदर चंद एक चीजें डिफाइन करनी है, बाकी पूरा CRUD ऑपरेशन जो है वो आपका ऑलरेडी अभी आपके पास तैयार है। CRUD के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, कोई फंक्शन नहीं लिखना मॉडल, सिर्फ आप अपने ये प्रॉपर्टीज कुछ डिफाइन करेंगे। मजीद अगर आपने कोई और काम भी करना है, लॉजिक लिखनी है, तो आप वो मॉडल में कर सकते हैं, लेकिन डीबी से रिलेटेड इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या सिलेक्ट, वो वाले फंक्शंस आपको अलग से लिखने की, या मुझे आईडी के हिसाब से फेच करना है कोई विद रिस्पेक्ट टू आईडी, फॉर एग्जांपल मैं अभी फिलहाल इसको बंद कर देता हूँ, फिर हम वापस इस पे आएंगे कुछ देर बाद। तो मैं पोस्ट मॉडल, चलें पोस्ट मॉडल को ही यूज कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक और बनाता हूँ फाइंड, चलिए हम इसी में कर लेते हैं, अलग नहीं बना रहे। ठीक है जी। अच्छा, इस अभी तक कोई परेशानी? सिंपल।
मैं यहाँ पे पोस्ट ही कर लेता हूँ, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी लिखने में। अब मुझे अगर रिकॉर्ड्स फेच करने तमाम पोस्ट, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखिए पोस्ट डबल कॉलन ऑल। ये आपके पास बैकएंड पे क्यूरी जनरेट हो रही होगी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पोस्ट, और तमाम रिकॉर्ड्स जितने भी हैं वो सब के सब आपके पास इस जगह पर आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो रिटर्न करेगा, मैं रिटर्न करवाता हूँ यहाँ से इस पोस्ट को। आउटपुट क्या आएगा? रिटर्न ये वेरिएबल करवा सकता हूँ या व्यू में भेजू इसको? बशीर साहब, लेट सपोज यहाँ पर मेरे पास रिटर्न आ गए तमाम रिकॉर्ड्स। मैं डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न, अभी तक मेरी जो कॉमन प्रैक्टिस थी वो प्रीवियस कंट्रोलर्स के अंदर मैं रिटर्न व्यू करवाता था, जिसमें मैं पेज डिफाइन कर रहा था, ऐसे ही कर रहा था ना। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी चीजें बेहतर हो जाए। किधर गया मेरे पास पेज? कंट्रोलर और ये मॉडल, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट व्यू की जगह ये रिटर्न पोस्ट करवा दूँ, चलना चाहिए व्यू में? अच्छा नहीं, एक तो मैं व्यू पे भेज सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न ये वेरिएबल नेम कर रहा हूँ, क्या ये कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। क्या आउटपुट क्या है, कुछ आएगा या एरर आएगा? चलिए हम चलते हैं। ये कौन सा था, सेव का फंक्शन? ये मेरे पास इसका आउटपुट है, जो कि अगर आप फेमिलियर हो जेसन फॉर्मेट से, तो ये जो बाय डिफॉल्ट लारावेल आपको रिटर्न आउटपुट देता है, एलोक्वेंट ओआरएम जो आपको रिटर्न आउटपुट जो बाय डिफॉल्ट देता है वो आपको देता है जेसन फॉर्मेट में। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा प्रिटी, तो वो क्या कहते हैं उसको, इसका जो व्यू है वो हम सही कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो मेरे पास कोई वो नहीं है। बहरहाल ये जेसन है, जेसन के अंदर आपको ये रिकॉर्ड जो है वो लाकर रिटर्न कर देता है बाय डिफॉल्ट। आप इसको एरे में भी ले सकते हैं और आप इसको ऑब्जेक्ट में भी ले सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट ये बिहेवियर है इसका वो देता है जेसन फॉर्मेट में। ठीक है, तो हमने सिर्फ यहाँ पर पोस्ट डॉट ऑल किया है, तो इसने जितनी भी पोस्ट मेरे पास इस टेबल में थी वो तमाम की तमाम यहाँ पर लाके रिटर्न कर दे। तो आपके पास व्यू हो गया। अब मुझे कोई एक पर्टिकुलरली सिंगल रिकॉर्ड चाहिए, तो लेट सपोज मैं कहता हूँ फाइंड और आईडी नंबर 2, तो मैं उसको भी रहने देता हूँ। फाइंड लेट सपोज विद रिस्पेक्ट टू, अगर आपको आईडी चाहिए, अगर आपके पास डेटाबेस के अंदर एक कॉलम आईडी डिफाइन है, तो आप डायरेक्ट ये फाइंड का फंक्शन कॉल कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट आईडी इक्वल्स टू लगाएगा, यानी कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पोस्ट वेयर आईडी इक्वल्स टू 2, यानी कि जो कॉलम बाय डिफॉल्ट लेगा वो आईडी लेगा। अगर आपके पास आईडी फंक्शन सॉरी कॉलम मौजूद है इस टेबल के अंदर, तो आप ये फाइंड का फंक्शन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये यूज नहीं कर सकते। ID2 टाइटल माय फर्स्ट पोस्ट और डिस्क्रिप्शन सो ऑन, बाकी तमाम चीजें आ गई। क्लियर? अच्छा, अब आप बोलेंगे जी मेरे पास आईडी नहीं है, मेरे पास लेट्स सपोज मुझे टाइटल पे करना है, तो उसके लिए मसला ही कोई नहीं। और पोस्ट वेयर, इसमें पहली चीज है आपके पास कॉलम नेम, उसके बाद आपके पास ग्रेटर देन, इक्वल्स टू या इक्वल्स टू या लेस देन।
हम लिखते हैं इक्वल्स और उसके बाद यहाँ पे लिखना है अपने वैल्यू। ठीक है जी, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमें लगाना है टाइटल के ऊपर, चले हम आईडी पे ही ले लेते हैं, आईडी इक्वल्स 2, और इसके बाद आपको मजीद एक काम करना पड़ेगा, ये गेट का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, पोस्ट वेयर आईडी इक्वल्स टू 2 इस तरह से, और फाइनली आपको गेट। एक चीज और लिखते हैं हम इसके साथ, अगर हमारे पास पेजिनेशन हो, फिर वो भी हम देख लेते हैं। तो मुझे यहाँ सिंटेक्स में फिर कुछ गड़बड़ लग रही, तो हम चलते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। ओके, वेयर सही लिखा है, हाँ सही लिखा है, ठीक है। वेयर आईडी इक्वल्स 2, सो अच्छा, पेजिनेशन अगर आपके पास इम्प्लीमेंट करनी है तो इसी के अगेंस्ट आप, फॉर सपोज मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ लेट सपोज ग्रेटर देन 2 और मेरे पास यहाँ 50 रिकॉर्ड्स आने हैं, तो मैं कहता हूँ नहीं मुझे 50 नहीं चाहिए, आपको अगर पेजिनेशन अप्लाई करनी है तो टेक 10, तो ये पेजिनेशन अप्लाई कर देगा इसके ऊपर नंबर 10। और अगर आप ऑफसेट के साथ देना चाहते हैं तो 10,10, यानी कि पहला पैरामीटर आपके पास ऑफसेट है, दूसरा लिमिट है कि जी 10 से ऑनवर्ड्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 10। ठीक है, तो अगर आप ये एक जो है वो बेसिकली इस्तेमाल होता है पेजिनेशन के लिए। ठीक है जी, कोई परेशानी है तो। अच्छा, अब मैं इसकी, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, पहले से डिफॉल्ट में ये ओपन करके लाया था हमारे पास। ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है एलोक्वेंट की, ORM। इसके अंदर इंट्रोडक्शन, इसका बेसिस यूजेज, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। अच्छा, एक फीचर ये और देता है सॉफ्ट डिलीट का। अच्छा, सॉफ्ट डिलीट क्या होता है? स्टेटस अपडेट कर दें, यानी कि अगर मैं सॉफ्ट डिलीट की बात करूं तो ये कहता है कि आप अपने पास यूज सॉफ्ट डिलीट और डिलीटेड ऐड, ये जो भी आप पैरामीटर डिफाइन कर दें इसके साथ, तो ये उसके स्टेटस के साथ खेल लेगा, यानी कि परमानेंट डिलीट नहीं करेगा। ठीक है, और उसके लिए आप टेबल का नाम और आप इसको कहेंगे जी सॉफ्ट डिलीट, तो ये डिलीट, डिलीट के अंदर उस फ्लैग के ऊपर ही काम करेगा, परमानेंटली रो को डिलीट नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए आपके पास ये फंक्शन कॉल हो जाएगा सॉफ्ट डिलीट। हाँ, इसके लिए आपको कॉलम बताना पड़ेगा, डिलीटेड एड या डिलीट इज डिलीटेड, आप उसका वो डिफाइन कर दें, वो उस हिसाब से उसको मॉडिफाई कर देगा। अच्छा, इसके अलावा आपके पास और क्या है यहाँ पर, एक दो अच्छी चीजें। हाँ, रिलेशनशिप के साथ जब आप काम करेंगे, अच्छा यहाँ तक कोई सवाल, कोई परेशानी? अच्छा, उस पे भी अभी आ रहे हैं, एंड लगाना है आपने तो उसके ऊपर भी आप जहां पर एरे पास कर रहे हैं वेयर के अंदर, लाइक वेयर, फिलहाल मेरे पास है एक आईडी, अकाउंट आईडी 1। अब आपने मल्टीपल अगर यहाँ पर रखनी तो आप इसमें एरे पास कर दीजिए। ठीक है, और वेयर और वेयर एंड दो फंक्शंस अलग अलग यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, बहरहाल हम इस पे भी अभी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप रिलेशंस की बात करें, स्पेशली जरा इस बात को भी थोड़ा सा गौर से देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अब दो या दो से ज्यादा टेबल्स हैं जिनके आपस में रिलेशन बन रहे हैं। अच्छा, अब रिलेशन को थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिफाइन, कोड बेस पे जाने से पहले थोड़ा सा हम इसको थ्योरेटिकल डिफाइन कर देते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें रिलेशंस के अंदर आती हैं। मेरे पास दो टेबल्स हैं, ठीक है,
सपोज दो से ज्यादा ले लेते हैं हम। चलो, मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट का, एक टेबल है मेरे पास टीचर का, एक है सब्जेक्ट का, और एक है टॉपिक्स का। लेट्स अज्यूम, अच्छा, एक टीचर एक वक्त में एक सब्जेक्ट पढ़ाता है। ठीक है, एक टीचर जो है वो एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, यानी कि एक टीचर एक सब्जेक्ट। ये रिलेशन जब टेबल्स के दरमियान वन और एक 1 to 1 का बने, इसको कहा जाता है 1 to 1 रिलेशन। ठीक है, यानी कि इन दोनों टेबल्स के दरमियान टीचर और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो रिलेशन है वो है 1 to 1 का, या इसको इस तरह से लिखा जाता है 1 to 1 या 1 to 1 कह लें। अच्छा, अब एक स्टूडेंट को मल्टीपल टीचर्स पढ़ाते हैं, स्टूडेंट एक है लेकिन टीचर्स मल्टीपल हैं या सब्जेक्ट्स मल्टीपल हैं, तो ये हो गया 1 to many, यानी कि एक बंदा है लेकिन उसके साथ एसोसिएट जो है वो मल्टीपल चीजें, तो ये हो गया ये 1 to many का रिलेशन। अब आपको ये देखना है कि कहां पर कौन सा रिलेशन लग रहा है। 1 to 1 रिलेशन है, यानी कि एक रिकॉर्ड एक टेबल, सॉरी दो टेबल में एक रो इधर एक रो उधर आएगी। अब अगर मल्टीपल आते हैं तो एक रो इधर है यानी कि एक स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट उसके मल्टीपल निकल के आते हैं, तो ये 1 to many का रिकॉर्ड आएगा इसका। ठीक है, इसी तरह many to 1 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सब्जेक्ट है, सॉरी many to 1, आपके पास टॉपिक्स बहुत सारे हैं लेकिन वो एक सब्जेक्ट के हैं। पीएचपी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो मैनी टॉपिक्स बिलोंग्स टू वन टॉपिक, या 1 to many का या many to 1 का वाइस वर्सा कर लें आप, एक ही बात है। ठीक है, और एक रिलेशन होता है many to many, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कि बहुत सारी चीजें और बहुत सारे रिलेशंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस सिनेरियो में many to many की बात करें तो कुछ सिनेरियो बनता है। हाँ, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं और वो मल्टीपल स्टूडेंट्स उन सब्जेक्ट्स में इनरोल्ड हो रहे हैं, एक स्टूडेंट नहीं है, तो ये many to many बन जाएगा। अच्छा, नॉर्मली एक चीज और भी है कि जब जिस जगह पे many to many रिलेशनशिप आ जाए, यानी कि फॉर एग्जांपल अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक स्टूडेंट का टेबल है, एक टीचर्स का टेबल है, एक सब्जेक्ट्स हैं और एक, चलिए मैं टॉपिक्स को फिलहाल रिमूव कर देता हूँ, स्टूडेंट टीचर और सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। टीचर और सब्जेक्ट का जो आपस में रिलेशन है वो क्या है? 1 to 1। स्टूडेंट और सब्जेक्ट का क्या है? 1 to many या many to 1 कह लें कि जी बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक स्टूडेंट पढ़ रहा है। लेकिन जब हम बात करेंगे जी एक टीच नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, यानी कि मेरे पास जितने मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं और मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, और ये भी आपस में many to many रिलेशन है, क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट्स और मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, और उनके अंदर अगर मैं पिक करूं तो एक स्टूडेंट मल्टीपल सब्जेक्ट्स भी है, यानी कि दो तरह के रिलेशंस बन रहे हैं मेरे पास यहाँ पर, 1 to many भी और many to many भी, कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे सब्जेक्ट्स। ऐसे ही जब हमारे पास इस तरह का सिनेरियो हो तो हम नॉर्मली करते हैं कि हम एक मैपिंग टेबल लेते हैं, हम डायरेक्टली इस केस को कैटर करने के लिए एक मैपिंग टेबल बनाते हैं, जिसके अंदर हम ये डिफाइन करते हैं अगर many to many रिलेशन है कि जी बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे सब्जेक्ट्स, तो उसके लिए हम एक मैपिंग टेबल बनाते हैं। मैपिंग टेबल के अंदर अगर मैं उसको बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाऊं इस सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें होगा ये कि एक उसकी अपनी आईडी होगी, एक स्टूडेंट आईडी होगी और एक सब्जेक्ट आईडी होगी। यानी कि जब भी हम स्टूडेंट और सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम इस मैपिंग टेबल से पूछ के जाएंगे कि जी आपके पास कौन सा स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट ले रहा है, यहां से हम रिलेशन बनाते हुए फिर उधर रिलेशन बनाएंगे ड्यू टू many to many। बात समझ में आई?
ये एक मैपिंग टेबल होगी। अच्छा, इस चीज को हमारे पास यही सिनेरियो, क्योंकि एलोक्वेंट अगर आप ORM यूज करते हैं तो वो आपसे ये नहीं कहता कि जी आप ज्वाइंस खुद लिखें, ठीक है। जब आपने यहाँ क्यूरी ही नहीं लिखी तो ज्वाइंस लिखने की तो बात ही नहीं आती। जब हम यहाँ, सॉरी कहेंगे कोड हमारा, जब हमने इस पोस्ट मॉडल के अंदर कोई क्यूरी ही नहीं लिखी है, ना सिलेक्ट के लिए, ना अपडेट के लिए, ना इंसर्ट के लिए, ना डिलीट के लिए। अच्छा, हम डिलीट की भी कोई एग्जांपल देख लें या अपडेट की भी देख लें, या आप लोग खुद देख लें, या बता दो। अच्छा, बता रहा हूँ। पॉइंट ये था कि जब हम इस मॉडल के अंदर कोई क्यूरी नहीं लिख रहे, ना इंसर्ट की, अपडेट, डिलीट, किसी भी किस्म का कोई काम नहीं कर रहे, सारे काम ये खुद से एलोकेंट ORM करके दे रहे हैं, जिसने ये एक्सटेंड किया है मॉडल, ठीक है। तो जो रिलेशन वाला, जो ज्वाइंस वाला काम होगा, उसके लिए भी अभी हमें अलग से कोई क्यूरी लिखने की जरूरत नहीं है। वहां पर हमने सिर्फ रिलेशन पहचानने के, हमारा टेबल्स के दौरान आपस में रिलेशन क्या है, और उस रिलेशन को हम यहाँ डिफाइन कर देंगे अपने मॉडल के अंदर आके, कि कौन सा मॉडल, फॉर एग्जांपल अब मेरा पोस्ट है, हर पोस्ट एक कैटेगरी से बिलोंग करती है। पोस्ट, मैं पोस्ट क्रिएट करता हूँ, लेकिन पोस्ट के टेबल के अंदर मैंने फिलहाल कोई की नहीं डिफाइन की। किधर गया मेरे पास टेबल? यहाँ पर मेरे पास अभी कोई कैटेगरी आईडी नहीं है, फिलहाल नहीं है। लेकिन मेरे पास लेट सपोज कि यहाँ कैटेगरी आईडी है, और कैटेगरी आईडी को बिलोंग करता है हर एक पोस्ट। तो उसके लिए मैं काम किस तरह, और एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल पोस्ट हो सकती है। ऐसे ही होगा ना भाई, कैटेगरी स्पोर्ट्स है, और स्पोर्ट्स के अंदर मल्टीपल आपके पास पोस्ट हो सकती है, ऐसे ही होगा ना। तो ये रिलेशन आपने सिर्फ पिक करना है कि जी दो टेबल्स के दरमियान रिलेशन कौन सा बन रहा है, आया वन टू मैनी, या वन टू वन, या मैनी टू मैनी है। ये तीन ही रिलेशन होंगे, चौथा कोई रिलेशन नहीं होगा। मैनी टू वन को आप रिवर्स कर लें या वन टू मैनी कर लें, बात एक ही है, ठीक है। या तो वन टू वन होगा, या वन टू मैनी होगा, या मैनी टू मैनी होगा। ये आपने रिलेशन सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि मेरा दो टेबल्स के दरमियान रिलेशन कौन सा बन रहा है, और उस रिलेशन को हम यहाँ डिफाइन करेंगे, बताएंगे कि जी पोस्ट बिलोंग्स टू, या कैटेगरी बिलोंग्स टू पोस्ट, या पोस्ट बिलोंग्स टू कैटेगरी। बस हम एक दफा उसको डिफाइन कर देंगे इस जगह पे ऊपर। उसके बाद हमारा सारा काम एलोक्वेंट ORM खुद करेगा। कैसे, वो अभी हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं कि जी हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट भी देख लेते हैं। हमने कर लिया, वेयर कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, सेव कर लिया। अच्छा जी, अपडेट अगर आपने करना है, तो अपडेट करने के लिए आपने अगेन ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम, लाइक दिस। उसके बाद आपने कहा कि जी मुझे टाइटल अपडेट करना है, माय अपडेटेड टाइटल। उसके बाद दैट्स इट, सेव। अगर मैं ये करूं तो क्या होगा? सब टाइटल चेंज हो जाएंगे। चलिए, ये कौन सा कंट्रोलर है? पोस्ट। जी सर, महमूद, सब टाइटल अपडेट हो जाएंगे। नहीं, हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास ये ब्लैंक हो गया, वापस चलते हैं डेटाबेस के ऊपर, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये तो इसने नया रिकॉर्ड अपडेट कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अपडेट करना है, अपडेट के लिए क्या किया जाएगा? सब वापस हम चलते हैं अपनी हेल्प की तरफ, फर्रा खोलते हैं अपना, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। यहाँ पर आप सेविंग अ न्यू, और अपडेट करने के लिए आपने करना यह है कि आप फाइंड करेंगे, या तो फाइंड कर लीजिए या वेयर करके गेट कर लीजिए, ठीक है। दोनों तरीके हमारे पास मौजूद हैं। या तो आप
पोस्ट डबल कॉलन फाइंड कर लीजिए। लेट से मैं कहता हूँ कि पोस्ट आईडी 2 फॉर सपोज, या तो इस तरह से कर लीजिए या फिर पोस्ट डबल कॉलन वेयर, और इस तरह से करके इसको सेव कर लीजिए आप डॉलर पोस्ट के अंदर। या तो ये तरीका का यूज कर लीजिए या ये यूज कर लीजिए। हम आसान वाला यूज कर लेते हैं कि फाइंड, क्योंकि आपने डायरेक्ट एक रिकॉर्ड ही अपडेट करना होगा तो डायरेक्ट आप उसकी आईडी दे दीजिए। अगर आपके पास डेटाबेस में अगेन कॉलम नेम जो है वो आईडी मौजूद है तो पोस्ट फाइंड, उसके बाद उसका आप टाइटल दे दीजिए और उसके बाद फाइनली आप उसको दोबारा से सेव कर दें तो ये रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो जाएगा आसानी से। माई अपडेटेड टाइटल, ठीक है। और अगर आपने डिलीट करना है तो सिंपल पोस्ट डबल कॉलन डिलीट और आप उसको आईडी असाइन कर दीजिए, फिर रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, कोई परेशानी? तो आपके पास इंसर्ट अपडेट और डिलीट, मतलब बताने का ये सारी चीजें मकसद कि ये जो CRUD लेवल की जो चीजें हैं यानी कि इंसर्ट अपडेट डिलीट, ये आपके पास विद इन फ्यू सेकंड्स जो है वो मतलब तमाम चीजें बनी हुई है। आपने सिर्फ फंक्शन तो कॉल करना है, मतलब फंक्शन से बना दी इंसर्ट करना है तो जी आपने तमाम वैल्यूज दी और फाइनली सेव। अलग से आपने कोई काम नहीं करना, कोई क्यूरी नहीं लिखनी, कुछ नहीं करना, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने अपडेट करना है तो फाइंड दिस और अपडेट, रिकॉर्ड आपके कंट्रोलर लेवल के ऊपर ही तमाम चीजें प्रोसेस हो जाएंगी। इंसर्ट करते क्या चीज माइग्रेशन से ना बना हुआ कोई मसला नहीं। मैंने आपसे कहा कि भाई आपका टेबल सॉरी जो मॉडल आपने क्रिएट किया है, मॉडल आपको क्रिएट तो इस तरह से करना पड़ेगा, आपको ये कोड तो मॉडल क्रिएट करते हुए लिखना ही लिखना है, चाहे आप आर्टिशन से करें या खुद से लिखें, ये कोड तो आपने लिखना है। उसके बाद अगर इस नाम का टेबल मौजूद है, उसने डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है। अब वो माइग्रेशन भूल चुका है, जब आप मॉडल कंट्रोलर व्यू की बात कर रहे हैं अब उसको नहीं पता कि जी मैंने कोई माइग्रेशन किसी जमाने में की थी। माइग्रेशन तो सिर्फ और सिर्फ टेबल जनरेट करने के लिए। अच्छा, टेबल जनरेशन माइग्रेशन से करने में कोई बेनिफिट समझ में आता है? अच्छा, ये चीज आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि माइग्रेशन जो हमने लास्ट क्लास में की थी उसका कोई बेनिफिट समझ में आता है, क्यों करें हम उससे? नहीं, उस वजह उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं, नहीं इससे भी कोई ताल्लुक नहीं। अप एंड डाउन का फंक्शन बन गया था जिसमें आप अपने स्कीमा डॉट क्रिएट और उसके बाद आपने टेबल का नाम दिया, आगे ब्लूप्रिंट फंक्शन दिया और उसके अंदर आपने तमाम कॉलम्स डिफाइन कर दिए, दैट्स इट। वो तो टेबल क्रिएट करने के लिए, लेकिन उस तरह पूछने का मकसद ये कि वो जो हमने तरीका माइग्रेशन टेबल का इस्तेमाल किया था डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशंस के अंदर, ही जो हमने माइग्रेशंस क्रिएट की थी, इस तरह से माइग्रेशन क्रिएट करने का बनाने का कोई फायदा है? दोबारा से एक सिंपलेस्ट इसका फायदा ये है कि जब आप इस प्रोजेक्ट को अप करें तो आपको अलग से डेटाबेस ले जाने की जरूरत नहीं है। आप वहीं जाके PHP आर्टिसन, अगर आपके पास टर्मिनल का एक्सेस है तो आप सिर्फ एक दफा माइग्रेट कर दें, पूरा टेबल डेटाबेस ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आ जाएगा। अलग से उठाओ, फिर वहां जाके इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, ये करो, वो सारे काम आपको नहीं करने। थोड़ी सी आपको इस लेवल पे आसानी हो जाएगी। फिर जो वर्जन कंट्रोलिंग है, जो आपके डेटाबेस के अंदर हम जो भी काम करते हैं कि कब किसने क्या काम किया, उसके लिए ये लॉग बड़ी अच्छी मेंटेन कर रहा होता है। जो माइग्रेशंस का टेबल ये खुद से बनाता है, और आपको याद हो ये माइग्रेशंस का टेबल हमने नहीं क्रिएट किया। और कौन सी माइग्रेशन चली वो ये अपने पास मेंटेन रखता है कि जी ये बैच चला, ये चल यहाँ, ठीक है। तो ये डेटाबेस के जो वो अप एंड डाउन करने वाला काम है वो आपको मैन्युअली नहीं करना पड़ता। आप सिर्फ पूरा प्रोजेक्ट अपलोड करें, उसके अंदर आपकी माइग्रेशन भी चली जाएगी। आप सिर्फ कमांड लाइन से आके PHP आर्टिसन माइग्रेट चला दें तो पूरा डेटाबेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हाँ, अगर डेटा हो तो फिर आपको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जी, वापस हम आते हैं अपने इस कोड के ऊपर। मसलन मसला ही कोई नहीं। चलिए, कहाँ गए? ये रहे। अब आप क्या कह रहे हैं जनाब कि आपने अपनी क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है? नहीं जी, मैं अपना ही यूज करूंगा, अपने ही फंक्शन लिखूंगा, कुछ भी आपने इतनी अच्छी चीजें दी हैं, ठीक है, फॉरगेट, हम अपने काम ही करेंगे। तो उसके लिए भाईजान एलोक्वेंट जो है वो आप यूज करें, उसके फीचर्स को यूज करें या ना करें। आप डायरेक्ट अगर क्यूरी एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट क्यूरी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए अभी मेरे पास इंटरनेट नहीं चल रहा है। एक और सिंपली आपने लिखना है। अच्छा, आप उसके दो तरीके हैं। ठीक है जी। नहीं, वो तो मेरे पास भी है मोबाइल, मेरे पास भी है। चलो अभी चला लेते हैं, इसको भी चला लेते हैं। अच्छा, इसके दो तरीके हैं। एक है जुगाड़, ठीक है, और एक है तरीका जो ये खुद कहता है। जो सही तरीका है वो कहता है कि भाई आप इसके अंदर एक फंक्शन लिख दीजिए, फॉर एग्जाम्पल माई ओन क्यूरी, और इसमें आप जो भी क्यूरी लिखना चाहते हैं ये मॉडल के अंदर, यहाँ पर आप एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखें जिस तरह नॉर्मली एक एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखी जाती है। यहाँ पर आप जो भी कॉम्प्लेक्स सी क्यूरी लिखते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक लेट सपोज पोस्ट, जो भी आपने एक्सवाइजी क्यूरी लिखनी है, उसके बाद डॉलर दिस, और इसका फंक्शन है दिस, नहीं लगेगा सिंटेक्स में, देख दोबारा से। चलिए, इसका सिंटेक्स में मुझे यहाँ तो यहाँ पर हम लिखते हैं मॉडल डबल कॉलन क्यूरी, ये आप देख लीजिएगा, या मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डायरेक्ट कंफर्म कर दूंगा। या तो मॉडल डॉट क्यूरी लिखेंगे या फिर हम डॉलर दिस डॉट क्यूरी लिखेंगे, या एलोक्वेंट, ये इससे पहले कुछ एक लगता है। बहरहाल फंक्शन आपके पास क्यूरी का ही है, मतलब वो आप कर सकते हैं, कहने का मतलब ये। मतलब कहने का मतलब ये कि आप इस तरह से क्यूरी लिखें या एलोक्वेंट के थ्रू क्यूरी एग्जीक्यूट करें। हाँ, बहुत माइनर सा फर्क पड़ेगा, इतना को खास फर्क पड़ेगा नहीं। मतलब सिर्फ इतना फर्क होगा कि वो जो वेरिएबल्स के अंदर जाके उसको डिफाइन कर ओपन करके क्यूरी जो जनरेट कर रहा है, सिर्फ इतना टाइम लगेगा। उसके अलावा कोई और इतना ऐसे कोई बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगता। बेसिकली ये जो टाइम जो लगा रहा है, जो आपको यहाँ दिख रहा है, जो मेरे पास ये जो एग्जीक्यूट करते हुए जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ये ज्यादा ले रहा है, डिले। इसकी वजह ये है कि मैंने इसको इस वक्त किया हुआ है डेवलपमेंट मोड, यानी कि इसकी डिबगिंग ऑन की हुई है। डिबगिंग ऑफ कर दें, ये रिजल्ट व्यू लाना शुरू करेगा। असल में पूरा एक पैकेट पूरी डिबगिंग के हिसाब से अलग, थोड़े से डिफरेंट वो लेता है एनवायरनमेंट के हिसाब से। प्लस ये कि इसके अंदर अभी कैशिंग इनेबल नहीं है। बहुत सारी फाइल्स यहाँ पर इसके अंदर हम कैशिंग का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि इसकी कैशे बहुत पावरफुल है। जब हम इसके कैशे मॉडल देखेंगे कि किस तरह से ये काम को कैशे, इनफैक्ट ये पीएचपी की फाइल्स कैशे में रख देता है। इससे अंदाजा लगाएं कि वो सर्वर की वो पूरी रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं करेगा, कैशे में उठाएगा, पीएचपी की फाइल उठा के दे देगा ये लोग। वो किस तरह से, उसके ऊपर भी हम देखेंगे। अच्छा, हम थोड़ा सा इसको समराइज करें, तमाम चीजों को समेट के जो चीजें एक दो एलोक्वेंट के अंदर जो हमें अच्छी मिल जाएंगी, वो ये है कि हमारे पास ये जो
रिलेशंस हैं, ऊपर चला गया, अच्छा होता है। ये जो रिलेशनशिप है देखिए यहाँ पर ये अगेन डिफाइन करता है वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, ठीक है, वन टू वन, वन टू मैनी या मैनी टू मैनी, ठीक है। इनके साथ वो किस तरह से डील करता है यहाँ पर। अब फॉर एग्जाम्पल एक यूजर है, एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने कहा कि जी एक यूजर का हमारे पास मॉडल है और एक हमारे पास मॉडल है फोन का, दो मॉडल्स हैं, ठीक है। फोन का एक टेबल है और एक मॉडल है फोन का और एक यूजर्स का टेबल है। जस्ट एक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए उन्होंने एक एग्जांपल दिए। अब ये कह रहे हैं कि हमारा हर यूजर जो है उसका एक फोन नंबर है जो अलग टेबल के अंदर रखा हुआ है और अलग मॉडल है उसके लिए जो कि हमने बनाया फोन के नाम का, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि जी अब आप जब यहाँ से इसका फोन नंबर, यूजर का फोन नंबर पिक करें तो हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं दिस, यानी कि दिस मॉडल, यूजर मॉडल हैज वन, यानी कि वन टू वन रिलेशन है किसके साथ, इस फोन के मॉडल के साथ। अच्छा इसको किस तरह से यूज करेंगे, हम एक काम करेंगे अगली क्लास में मैं एक टेबल और इसके साथ कैटेगरीज और तमाम चीजें एक बना लूंगा ताकि हम इन रिलेशंस को भी यूज कर लें और जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उस पर हम किस तरह से इन तमाम चीजों को ही यूज करेंगे। अभी एलिक्वेंट हमारा कंप्लीट होता नहीं है कि हम रिलेशंस को किस तरह से यूज करेंगे और किस तरह से एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म के अंदर वैलिडेशन कितनी आसानी से इसके अंदर हो जाएगी और डेटा किस तरह से हम फॉर्म से इस डेटाबेस में सेव करेंगे, ये तमाम चीजें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हमारे पास एक एलोकेंट नाम की एक चीज होती है जिसके अंदर हमें क्यूरीज लिखनी नहीं पड़ती, बस इतना याद रखें। और बेसिक जो हमने इंसर्ट अपडेट डिलीट वो बच्चों वाला जो काम था वो किस तरह से किया वो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेन चीज जो थी आज हमारे पास वो ये थी कि जी हमारे पास जो टेम्पलेट इंजन है वो यूज करना किस तरह से यूज किया जाता है और क्या उससे बेनिफिट है, ठीक है। बेनिफिट बहुत सारा है और सिंपल है, आसान है, और उससे परफॉर्मेंस पे भी ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये जो ORM है, ये जो एलिक्वेंट ORM यूज कर रहे हैं, अच्छा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इटसेल्फ स्लो है। अगर हम फ्लैट कोड की बात करें, एक फ्लैट कोड और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्लो है कंपैरेटिवली फ्लैट कोड के। अच्छा लारावेल के केस के अंदर या यहाँ फ्रेमवर्क के केस के अंदर चीजें ऑल तो स्लो होती हैं आपकी एक स्टेप और, कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कॉस्ट भी बेयर कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद इसका जो अपना एक फ्लो है उसको भी आप बेयर कर रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह से दो तीन हमारे पास फ्रेमवर्क्स हैं जिसके अंदर इस वक्त लारावेल, इसके बाद नंबर 2 जो है वो सिम्फनी 2 है, इन दोनों की जो कैशिंग सिस्टम है इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। ये इनका कैशिंग सिस्टम इतना पावरफुल है कि आपको वो फर्क महसूस ही नहीं होगा कि यार ये कोई फ्रेमवर्क से आ रहा है या फिर कहीं किसी वजह से कोई स्लो हो रहा है प्रोसेस, बहुत फास्ट हो जाएगा कंपैरेटिवली, आपके ऑलमोस्ट फ्लैट कोड के लेवल पे आ जाएगा ये परफॉर्मेंस के अंदर। वो सारी चीजें किस तरह से और रिलेशंस को हम किस तरह से यूज करेंगे इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। आज हम यहीं तक रखते हैं कि जी एक सिंपल मॉडल कैसे बनाया, एक अब आपके पास तीनों पिक्चर्स आ गए ना, मॉडल कैसे बनता है, क्या करते हैं उसके साथ, व्यू किस तरह से बना था, उसके अंदर टेम्पलेट इंजन किस तरह से काम करेगा और कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर से वेरिएबल कैसे पास करते हैं, किस तरह से करते हैं, कंट्रोलर मॉडल से किस तरह कम्युनिकेट करता है, वो सारी चीजें हो गई। फर्दर हम रिलेशंस और एक फॉर्म वैलिडेशन प्रोसेसिंग किस तरह से होगी, पूरे इस फ्लो को एक एग्जीक्यूट कर लेंगे। एक टीजर छोटा सा उसके अंदर ये है कि हम जब फॉर्म को पोस्ट करते हैं तो जितना कुछ अभी तक हमने लारावेल के अंदर देखा इसमें से कोई भी चीज नहीं है जो फॉर्म में यूज होगी, उसका एंटायरली डिफरेंट प्रोसेस है लेकिन आसान है। अभी तक जितनी चीजें हमने देखी रूट के अंदर, जो हमने देखी, जो हमने कंट्रोलर के अंदर देखी, जो व्यू के अंदर देखी, जो मॉडल के अंदर देखी, उन सबसे एक नई चीज यूज होगी जब हम फॉर्म के ऊपर काम करेंगे। ना वो रूट यूज होगा, ना रूट की फाइल यूज होगी, रूट की फाइल यूज होगी, तरीकाकार वो यूज नहीं होगा, ना व्यू उस तरह से, व्यू उसी तरह से रहेगा, बस सिर्फ व्यू वैसे रहेगा, कंट्रोलर मॉडल और रूट ये तीनों चीजें चेंज हो जाएंगी फॉर्म प्रोसेसिंग के अंदर। वो किस तरह से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये टूल बहुत अच्छा है जो